Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. So in this video we are going to start our next chapter number 3 को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज से। तो आज की इस क्लास का हमारा यही टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड है उन सभी को वन बाय वन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर आउटलाइन देख लेते हैं। इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि आज की इस क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप, देन है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रेफरेंशियल क्राइटर्स और लास्ट जो है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो आज की इस क्लास का हमारा यही कॉन्सेप्ट है। वन बाय वन इन सभी टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज की इस क्लास में जब सबसे पहले हम वाइंडिंग अप के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाइंडिंग अप होता क्या है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का समापन करना। जैसे कि इससे पहली वाली क्लास में हमने रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर कंपनी अपने जो कंपनी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे कंपनी बंद हो सकते हैं, तो कंपनी क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तरफ से ट्राई करते हैं कि कंपनी को इम्प्रूवमेंट किया जा सके, मैनेजमेंट को फिर से इस तरीके से किया जा सके कि कंपनी उसको नई तरीके से शुरुआत कर सके। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, कंपनी को काफ़ी सारा लॉस हो जाता है जिसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में कंपनी के पास लास्ट ऑप्शन रहता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब ही है कि जब कंपनी ने अपने तरफ से सारे ट्राई कर लिए, सारे स्टेप्स वहाँ पे फॉलो कर लिए रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन तब भी जाके कंपनी के पास में कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, कोई भी सही तरीका नहीं मिला, तो कंपनी क्या सोचते हैं लास्ट में कि अब जाके हमें कंपनी को बंद कर देना चाहिए, जिसे ही कहते हैं वाइंडिंग अप, जिसमें कंपनी अपने कंपनी को समाप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसको लागू कर लेते हैं और अपने तरफ से फिक्स कर लेते हैं कि अब हम अपनी कंपनी को समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं वाइंडिंग अप का। तो ये कंपनी का जो एक्ट है 2013 के अंदर आता है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 94A के अंडर आते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि वाइंडिंग अप इस एक्ट के अंदर आते हैं जहाँ पर कंपनी को या तो इंसॉल्वेंसी हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, जहां पर कंपनी एक तरीके से ऐसे कंडीशन में चली जाती है जहां पर कंपनी को बंद किया जाता है। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के आते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ये डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप था। देन उसके बाद में नेक्स्ट है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। अब हम ये देखेंगे कि कंपनी का जब वाइंड अप किया जाता है, बंद किया जाता है, तो कौन कौन से मोड्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बात करें, इसके सेक्शन 270 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बात करें, तो कंपनी का जो वाइंडिंग अप है दो तरीके से किया जाता है, बाय द ट्रिब्यूनल किया जाता है और वॉलंटरी किया जाता है। और जो वॉलंटरी है ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि वाइंडिंग अप करने के दो तरीके हैं, ट्रिब्यूनल के थ्रू किया जा सकता है या वॉलंटरी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग कि ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग किस तरीके से किसी भी कंपनी का समापन किया जाता है, कंपनी को बंद किया जाता है। तो अगर हम इसके एक्ट जो है 2013 के अकॉर्डिंग बात करें, सेक्शन 271 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसके बेस पर कंपनी को बंद किया जाता है। तो कंपनी को बंद करने से पहले काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है जो कि कंपनी के द्वारा इसे फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले देखो वन बाय वन हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंपनी को जो समाप्त किया जाता है ट्रिब्यूनल के थ्रू, वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के द्वारा एक स्पेशल रिजोल्यूशन को एग्री करना पड़ेगा, कंपनी के द्वारा आपसे सहमति किया जाएगा कि हम अपनी कंपनी का वाउंड अप करते हैं, मतलब कि कंपनी को बंद करते हैं ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो सबसे पहले वाला फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि कंपनी जहां पर एग्री करते हैं, रेजोल्यूशन निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने मीटिंग्स के थ्रू या जिस भी तरीके से वो प्रेफर करते हैं उसका यूज़ करके कंपनी वाइंड अप के जो प्रोसेस है उसके लिए एग्री हो जाते हैं। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर कंपनी को जो भी मतलब जब वाइंडिंग अप किया जाता है तो उसके काफ़ी सारे रीज़न भी हो सकते हैं। कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर कंपनी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस
डिफेंस ऑफ इंडिया के, या स्टेट सिक्योरिटी का, या फ्रेंडली रिलेशन जो है फॉरेन स्टेट्स के साथ में, मतलब दूसरे देशों के साथ एक जो अच्छा संबंध रहता है, जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है, या पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिग्निटी हो गया, मोरालिटी हो गया। अगर इन सभी जो पॉइंट है, इन सभी को अगर कंपनी ने फॉलो नहीं किया है, इनके अगेंस्ट जाके कोई भी काम कर दिया है, तो उस केस में कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। मतलब कि ये सारे पॉइंट है जिसका जो पालन है हर एक कंपनी के द्वारा इसे फॉलो करना होता है। अगर कोई भी कंपनी इन पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं या इनके अगेंस्ट जाके कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर कंपनी को वाइंड अप का जो सिचुएशन है वो फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद में थर्ड है कि अगर जो ट्रिब्यूनल है वही ऑर्डर दे दे कंपनी के लिक्विडेशन के लिए, जो कि चैप्टर यहाँ पे दे रखा है 19 के अकॉर्डिंग, अगर ट्रिब्यूनल ही इस चीज़ का बात को ऑर्डर कर दे कि कंपनी का लिक्विडेशन करना जरूरी है, या इस तरीके से भी किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट किया गया है रजिस्ट्रार के द्वारा या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ये चीज़ को उन्होंने परमिशन के तौर पर लिया है, जहां पर रजिस्ट्रार भी और जो पर्सन है जिसने अप्रूव करवाया है वो इस अंडर के थ्रू ये बोलते हैं कि ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग आपको कंपनी का वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी है उन्होंने किसी न किसी तरीके से अनलॉफुल पर्पस को यूज़ किया है या किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी किया है बीच में, तो वो जो केस है वो फ्रॉड के अंदर आ जाता है। इस वजह से उनका जो पूरा मैनेजमेंट है वो गलत तरीके से चला गया, गलत काम उन्होंने कर दिया, तो यहाँ पर कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। उसके बाद है कि अगर कंपनी ने लगातार, मतलब कि लगातार जो उनका हो सकता है 5 साल, लगातार 5 सालों से अपने अकाउंट्स को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया है, अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपने एनुअल रिटर्न्स को अगर लगातार 5 सालों से इसमें गड़बड़ी की है, इसमें कुछ ना कुछ कमी की है, इनको जिस तरीके से मेंटेन करना चाहिए उस तरीके से उन्होंने नहीं किया है, तो इस केस में कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के थ्रू। उसके बाद लास्ट है कि अगर जो ट्रिब्यूनल का ये जो ओपिनियन है, उनका जो ट्रिब्यूनल है उनके अकॉर्डिंग बात करें तो उनका ये ओपिनियन है कि कंपनी का वाउंड अप करना जरूरी है, तो इस वजह से भी कंपनी का वाउंड अप किया जा सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पॉइंट है जिसके थ्रू कंपनी का जब वाउंड अप किया जाएगा, वाइंडिंग अप किया जाएगा, तो वो आ जाएगा ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो ये सारे पॉइंट है जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपनी का वाइंड अप किया गया है। क्योंकि जब भी कंपनी का वाइंड अप किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कंपनी को वाइंड अप क्यों किया जा रहा है, किस बेस पे किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है, जो भी उनके ओनर्स है, वो भी तो अगेंस्ट जाएंगे कि हमारी कंपनी को बंद क्यों किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप है 2 तरीके से किया जाता है, एक ये हो गया ट्रिब्यूनल के थ्रू, एक हो गया वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से, जो कि कंपनी अपनी मर्जी से करते हैं। इसको भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो इसी को डिस्कस करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको डिफाइन किया है, अगर इन पॉइंट्स के अंदर आते हैं कोई भी कंपनी, इनमें से किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते या कोई गड़बड़ी कर देते हैं या रजिस्ट्रार ऐसा चाहते हैं किसी वजह से, ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है, तो इन सभी केस में कंपनी को बंद कर दिया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपनी का वाइंड अप किया गया है। उसके बाद में एक पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट है जितने भी, अगर ये 1 अप्रैल, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दे रखा है ना 2107, ये मिस्टेक है, यहाँ पे 2017 आना था कि अगर 1 अप्रैल 2017 से अगर कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ करने में भी फेल हो जाती है तो कंपनी बैंकक्रफ्ट कोड 2016 के अकॉर्डिंग मानी जाती है और कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट है जिसके थ्रू कंपनी का वाइंड अप किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा, मतलब कंपनी को जब बंद किया जाएगा, तो उसके लिए एक याचिका को प्रस्तुत किया जाता है। याचिका का मतलब ये है कि एक, जैसे कि काम को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक एप्लीकेशन के तौर पर उसको यूज किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पिटीशन। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 272 के अंडर आते हैं, जहां पर जो ट्रिब्यूनल है उसके अकॉर्डिंग एक फाइल करना पड़ता है, एक याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है कंपनी के द्वारा वाइंडिंग अप में। तो ये ट्रिब्यूनल के थ्रू कोई भी कर सकता है, जैसे कि हो सकता है कोई कंपनी खुद ही कर दे, कोई
क्राइटर्स कर दे या कोई क्राइटर्स ऐसे कर दे जो कि इंक्लूड है प्रोस्पेक्टिव क्राइटर्स और क्राइटर्स के बीच में, तो इनके अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी है या कोई कॉन्ट्रीब्यूटर्स करने वाले जो पर्सन है उनके द्वारा भी ये याचिका जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। रजिस्ट्रार के द्वारा भी किया जा सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है उसके बिहाव पे भी इंडिविजुअली किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। या हो सकता है कि कोई ऐसा इवेंट हो जहां पर कंपनी का जो भी एक रूल रेगुलेशन है उसको कंडक्ट सही तरीके से नहीं किया गया, फ्रॉड के अंदर आ जाते हैं, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी याचिका को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पेटिशन को अगर आप सिंपल तरीके से समझोगे तो इसको बोलते हैं याचिका, इसका सही मीनिंग याचिका है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको एक एप्लीकेशन के तौर पर भी समझ सकते हो, जहां पर कंपनी को बंद करने के लिए एक पेटिशन के तौर पर एक याचिका प्रस्तुत किया जाता है, कि एक एप्लीकेशन के तौर पर दिया जाता है कि कंपनी को बंद किया जाना चाहिए। इसके बाद है, इसके साथ में काफ़ी सारे पॉइंट है, इसको मैं आपको डिफाइन करती हूँ वन बाय वन काफ़ी सिंपल तरीके से, कि जब भी कंपनी के द्वारा फाइल को पिटीशन किया जाएगा कंपनी के लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग कंपनी को बंद करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो याचिका है ये उन्हीं शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जा सकता है अगर उन्होंने अपने शेयर्स का फुल्ली पेड अप किया है, कि उनके जो भी शेयर्स थे कंपनी के अंदर उन्होंने उसके रिगार्डिंग सारा पेड अप किया था, उनका कोई भी अमाउंट बाकी नहीं है, और हो सकता है कि कंपनी के पास में कोई एसेट्स भी नहीं है उनका क्लेम करने के लिए, तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स है उनके थ्रू कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर्स है, उनका जो भी लाइबिलिटीज़ है उन्होंने सब कुछ को पे कर दिया, बट कंपनी के पास में ऐसा कुछ भी एसेट्स नहीं है जिसके थ्रू वो इनका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जब भी इसके थ्रू मान लो पिटीशन किया जाता है, याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो उस कंडीशन में उनको रजिस्ट्रार के आगे अपना नेम या उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा यहाँ पे देना पड़ेगा। लास्ट में जाके सबकी कार्रवाई की जाती है, और लास्ट में जाके जब वाइंडिंग अप का सारा प्रोसेस सही तरीके से मेंटेन किया जाता है, जो इनका सेक्शन है मतलब जो वाइंडिंग अप का है इसका सब सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर सारे सेक्शन को फुलफिल करते हैं, कोई भी रीज़न ऐसा नहीं है जो कि क्लोज बी डी ई जी के अंदर, मतलब इनको छोड़ के अगर कोई भी जो सब सेक्शन है अगर उनको वो फुलफिल करते हैं, तब जो इनका पिटीशन है, जो याचिका है, उसको एक तरीके से मंजूरी मिल जाता है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार है उनको कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी लेना होता है इसके रिगार्डिंग, तभी जाके किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखना है, जो भी एक्ट है, जो भी सब सेक्शन है, उन सभी को फुलफिल करना है, उसके अंदर ही काम करके किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो ये आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 पॉइंट थे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, कि वाइंडिंग अप के जो 2 पॉइंट है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो ट्रिब्यूनल कंपनी है इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से वाइंडिंग अप किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड। तो ये सेकंड है जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी के अकॉर्डिंग। क्यों उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वॉलंटरी के बाद में, इसको बोलते हैं हम स्वैच्छिक से, जब कंपनी की सहमति रहती है वाइंडिंग अप में, कि जब कंपनी खुद से ही चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को बंद कर दें तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आते हैं कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है कि किस तरीके से वॉलंटरी वाइंडिंग अप को किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जनरल मीटिंग में इसको एक रेजोल्यूशन के तौर पर पास करना पड़ेगा। कंपनी के द्वारा अपने ही कंपनी को बंद करने के लिए एक रिक्वेस्ट के तौर पर एक मीटिंग को बिठानी होगी, जहाँ पर जितने भी पार्टनर है, जितने भी उससे रिलेटेड पर्सन है, उन सभी को आके डिस्कस करना पड़ेगा, मीटिंग में इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। जो भी उनका आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में जिस भी चीज़ को गिवन किया गया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने रूल रेगुलेशन कंडीशन जो भी है उनको देखते हुए कंपनी डिसाइड करेंगे कि अब जाके हमें अपने कंपनी को डिसॉल्व करना है या कंपनी को बंद करना है। उसके बाद सेकंड ये भी हो सकता है कि कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवाया है जिससे कंपनी का वाउंड अप किया जा सके। देखो, एक तो सिंपल रेजोल्यूशन होता है जिसमें कंपनी अपनी मीटिंग्स के तौर पर जितने भी पार्टनर है, उसमें जितने भी रिलेटेड पर्सन है, उन सभी को बुला के आपसी सहमति के आधार पर डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसके तहत उसको स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर अगर हम रेजोल्यूशन करते हैं अपने कंपनी को तो वहाँ पर तुरंत ही किया जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2013 के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं।
इस वजह से। अब देखो कंपनी का जब भी वाइंडिंग अप किया जाएगा तो सबसे पहले जो भी कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट के केस में चली जाती है, मतलब कि इस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सेक्शन 59 है, अगर इसका अकॉर्डिंग हम बात करें इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट के कोड 2016 के अकॉर्डिंग, तो किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले देखो एक ऐसा कॉर्पोरेट व्यक्ति जो कि कंपनी में एक पार्टनर के तौर पर या एक शेयर होल्डर के तौर पर कंपनी में इंक्लूड था, अगर वो उसने कंपनी में आज तक की डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, कोई भी गड़बड़ी नहीं किया, जो भी पेमेंट था, जो भी रिसीवमेंट था, उसका काम हर तरीके से सही तरीके से मेंटेन होता हुआ चला है, तो उस तरीके का व्यक्ति कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जो कि इस व्यक्ति के द्वारा उसको डिफाइन किया गया हो, तो हमें मानना पड़ेगा कि इसके तहत या इनके जो भी डिफाइन किया जाएगा उसके बेस के आधार पर कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए सोचना पड़ सकता है। उसके बाद में सेकंड बताया गया है कि एक ऐसा कॉर्पोरेट व्यक्ति जिसने सबसेक्शन 1 के अंदर एक जो भी कंडीशन आते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, उन सभी क्राइटेरिया को उसने पूरा किया है या इस सारे जो सब सेक्शन 1 है इसको पूरा कंप्लीट किया, तो ऐसा व्यक्ति भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर सब सेक्शन 2 की बात करें, इससे एग्जेप्शन के तौर पर इसके तहत काफ़ी सारे पॉइंट है जहां पर इस कंडीशन को कंपनी के द्वारा फुलफिल किया जाता है और कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। सबसे पहले ये है कि इसके अंदर अगर हम एक ही बात करें तो कंपनी क्या करेंगे, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मीटिंग बिठाएंगे जहाँ पे मेजोरिटी के तौर पर वहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि हमें वाइंडिंग अप करना है। मेजोरिटी के अंदर ये देखेंगे कि कितने व्यक्ति इसके लिए सहमत हो, तो इसके लिए मेजोरिटी को तो अपनाया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन भी है। कौन कौन से कंडीशन है कि कंपनी को सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा अपने ही कंपनी के लिए कि फाइनेंशियल तौर पर जो भी उनका पेमेंट था या जो भी उनका अमाउंट था उनको कंपनी ने आज तक की डेट पर पेमेंट कर दिया है, तभी माना जाएगा कि वाइंडिंग अप किया जा सकता है। उनके पास में कोई भी डेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लेनदार है, जो डेट्स है, उनको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी अपनी कंपनी को बंद भी कर रहे और किसी डेट्स को पेमेंट भी नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं किया जाता है। वाइंडिंग अप करने से पहले सारे कंडीशन को फुलफिल करने होते हैं, देन उसके बाद में ही वाइंडिंग अप किया जाता है। तो ये पॉइंट है जहाँ पर ये बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कंपनी खुद से ही देखते हैं कि फाइनेंशियल तौर पर उन्होंने जितने भी डेट्स थे उन सभी को पेमेंट कर दिया और कोई भी डेट्स आज की डेट पर नहीं है जिसका पेमेंट बाकी है, या अगर बाय चांस है भी अगर डेट्स, तो कंपनी इस कंडीशन में है कि अपने प्रॉपर्टीज़ को बेच के उसको पेमेंट कर सकती है। मतलब कंपनी किसी के भी पेमेंट को बीच में नहीं अटकाएंगे, या ऐसा नहीं है कि कंपनी उनका पेमेंट नहीं करेंगे, या तो आज की डेट्स तक उनका कोई भी डेट्स नहीं है और अगर बाय चांस है भी तो वो अपने प्रॉपर्टीज़ को बेच कर उनको दे देंगे। उसके बाद में सेकंड बताया कि कंपनी ने आज तक की डेट में किसी भी पर्सन के साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, क्योंकि अगर कंपनी किसी व्यक्ति के केस में कोई भी डिफ़ॉल्ट कर देता है, कोई भी फ्रॉड वाले काम कर देता है, तो वो केस आगे जा सकता है और कंपनी का जो वाइंडिंग अप है वो रुक सकता है, क्योंकि कंपनी को कंडीशन के तहत ही वाइंडिंग अप करना होता है। तो इस वजह से ये देखा जाता है कि कंपनी ने आज तक की डेट में किसी भी पर्सन के साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। उसके बाद में बी पॉइंट के अंदर बताया कि जो भी डिक्लेरेशन है सब क्लोज 1 के अंदर, इसके अंदर कुछ कंडीशन है जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो उन सभी को भी फुलफिल करना है। सबसे पहले क्या है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका ऑडिटिंग किया जाएगा, उनका रिपोर्ट बनाया जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग चलता है, ऑपरेशनिंग का काम होता है, या एक टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर सभी काम को चेक किया जाता है, जिसको हम ऑडिटिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद है कि एक वैल्यूएशन ऑफ कंपनी का जो भी एक एसेट्स है उनका वैल्यूएशन किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या कंपनी के पास में एक संपत्ति है कि वो अपने सारे पेमेंट को कर देंगे, या वाइंडिंग अप के लिए क्या कंपनी के पास में जो एसेट्स है उनका वैल्यूएशन कितने अमाउंट पर है, तो इन सभी सारी चीज़ों का वैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद में सी पॉइंट है कि विद इन 4 वीक जब भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अपनी कंपनी का वाइंडिंग अप करेंगे सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 4 वीक के अंदर ही अंदर उनको कुछ काम करने, कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना है, जिसके तहत कंपनी के द्वारा एक मीटिंग को रिक्वेस्ट करके बिठाई जाएगी, जहाँ पर कंपनी अपने वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए या जो भी उनका इंसॉल्वेंसी है उसके लिए एक लॉयर को फिक्स करेंगे, ताकि उनका जो भी एक लीगली काम जो चलेगा उसको प्रॉपर तरीके से वो कंप्लीट कर सके।
साथ में एक रेजोल्यूशन को भी पास करेंगे अपने मेंबर्स के बीच में, ताकि एक मीटिंग्स में सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे कि जो भी उनका एक्सपायरी टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से हमें अपनी कंपनी का वाइंडिंग अप करना है, एक इवेंट को हमें क्रिएट करना है, या जो भी उनका डिसॉल्व होने का जो एक पॉइंट रहता है, अपॉइंटमेंट रहता है लॉयर से, सारी चीज़ों को लेके जो भी लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस होता है उसको जाके उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके साथ में ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी उनके डेट्स है उनके लिए इंडिविजुअल या क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग करेगा। जो भी कंपनी के पास में डेट्स है उनको एक्सेप्ट करके रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि 7 डेज के अंदर इन सभी का भी सेटलमेंट करना हमें ज़रूरी है। सेटलमेंट का मतलब ये है कि उनका जो भी पेमेंट बाकी है उन सभी को पेमेंट भी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम 4th पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें, कंपनी के अंदर जैसे भी केस रहेगा, जैसा भी सिचुएशन रहेगा, उसके अंदर कंपनी को अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो भी सब सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है, रेफरेट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जब भी कंपनी अपने आप को लिक्विडेट करेंगे, लिक्विडेशन करेंगे, तो 7 दिन के अंदर जो भी उनके क्रेडिटर्स है उनको सूचना देना पड़ेगा रेजोल्यूशन के तौर पर, और जो भी है काम उनसे एक अप्रूवल के तौर पर एक फिक्स करना पड़ेगा और क्रेडिटर्स को सारे सूचना को देना पड़ेगा कि कंपनी अपने कंपनी का वाइंडिंग अप कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है, अगर इसका अकॉर्डिंग हम बात करें, जब कंपनी के द्वारा अपने क्रेडिटर्स को सारी बात बता दिया जाएगा, जब अप्रूवल भी ले लिया जाएगा, देन उसके बाद में कंपनी क्या करेंगे, जब क्रेडिटर से एक तरीके से सहमति ले ली जाएगी, उसके बाद में जो भी लिक्विडेशन का प्रोसेसिंग है, जो भी काम किया जाता है कॉरपोरेशन के तहत, तो वो उस डेट से मानी जाएगी। मतलब कि उनका जैसे कि सबसे पहले तो क्रेडिटर्स को बता देंगे, उनसे एक सहमति भी ले ली जाएगी जो कि आपके सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आते हैं। देखो बीच बीच में जो सेक्शन दे रखे हैं ना, ये इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इन सेक्शन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी डीपली तरीके से इनके जो भी रूल रेगुलेशन कंडीशन होते हैं ये इन सेक्शन के अंदर आते हैं। इस वजह से बार बार हर पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ सेक्शन को गिवन किया गया है। तो जब भी क्रेडिटर से सहमति ले ली जाएगी तो वो सब सेक्शन 3 के अंडर आ जाएंगे, जहां पर कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन को करेंगे, जो उनका स्वैच्छिक समापन है, मतलब अपनी मर्जी से जो कंपनी को समाप्त कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी उनका कॉरपोरेशन का काम है, जो भी काम शुरू किया जाएगा लीगली तौर पर, तो वो उस डेट से मानी जाएगी जिस डेट पर कंपनी ने रेजोल्यूशन को पास किया सब सेक्शन 3 के सब क्लॉज सी के अकॉर्डिंग। मतलब जिस दिन इस रेजोल्यूशन को पास किया गया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, उस दिन से ही मानी जाएगी कि कंपनी अपने समापन के लिए कार्यवाही को एक्चुअल में स्टार्ट कर दिया है। देन उसके बाद में अगर हम रूल्स की बात करें, चैप्टर 3 और चैप्टर 7 के अंदर जो डिफाइन किया गया सेक्शन 35 से लेकर 53 के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया जाएगा तो इनके अंदर ही मतलब कि ये जो सेक्शन गिवन किया गया है इसके तहत ही कंपनी अपने सारे कॉर्पोरेट में, तो कोई भी जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है तो उनको अपने अमेंडमेंट को इसके अकॉर्डिंग ही काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो हमारा 7th पॉइंट है, तो यहाँ तक के सारे काम को कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में जब कंपनी अपने सारे जो भी उनका कार्यवाही है उसको जब फुल्ली कंप्लीटली कर लेते हैं, साथ ही साथ उनका जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको सही तरीके से लिक्विडेट भी कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ तक कंपनी ने अपने सारे काम को कार्यवाही को कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद में लास्ट में जाके जो लिक्विडेटर है वो अप्लाई करेगा अपने अथॉरिटी के अंदर कि हमारी कंपनी का जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है उसके अकॉर्डिंग डेजोलेशन को कर दिया जाए, मतलब कि समापन का जो भी प्रोसेस है अब तक का कंप्लीट हो गया, आगे जाके अब इसको बंद करने का टाइम आ गया है। उसके बाद में जो भी रिक्वेस्ट किया जाएगा लिक्विडेटर के द्वारा, जो कि 7th पॉइंट में डिफाइन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग जब लिक्विडेटर के द्वारा जो भी उनका रिक्वेस्ट है उसको बाद में सब सेक्शन 7 के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि लिक्विडेटर के द्वारा रिक्वेस्ट को मिलने के बाद में जो भी अथॉरिटी है उसको पास कर दिया जाएगा, और कॉर्पोरेट डेटर्स के द्वारा जो भी एक डेजोलेशन का प्रोसेसिंग है उनको कंप्लीट करने के बाद में फाइनली जाके कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। तो ये 8 पॉइंट थे जिसके द्वारा स्टेप 1 बाय 1 करके सारे काम को 1 बाय 1 कंपनी कंप्लीट करते हैं, जितने भी कंडीशन है उनको फुलफिल करते हैं, और लास्ट में जाके कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर दिया जाता है, जिससे हम बोलते हैं स्वैच्छिक समापन, जहां पर जितने भी मेंबर्स है, जितने भी ओनर्स है, जितने भी उससे रिलेटेड पर्सन है, सबकी सहमति के आधार पर कंपनी को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट ये दिया गया है कि जैसे कि सब सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो भी उनका अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है कॉर्पोरेट पर्सन के रजिस्ट्रार के पास, जो कि विद इन 14 डेज होता है। जब भी मतलब कि यहाँ तक जो मैंने आपको 8 पॉइंट यहाँ तक डिफाइन किया है, यहाँ तक का जो काम है वो कंपनी का होता है। उसके बाद में लास्ट में ये जो काम है ये कंपनी का नहीं होता है, ये काम होता है रजिस्ट्रार का, जो कि विद इन 14 डेज के अंदर जो भी इनका इंसॉल्वेंसी है उसको कम्प्लीटली एक लीगली तौर पर उसको
उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये काम रजिस्ट्रार का रहता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब हम ये देखेंगे कि ट्रिब्यूनल के तहत में कंपनी के द्वारा कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसका सेक्शन 357 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल एक सबमिट करते हैं एक पेटिशन को कंपनी के लिक्विडेशन के लिए। पेटिशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था, जहाँ पर कंपनी अपने समापन के लिए फाइल करते हैं तो वहाँ पर इसको पेटिशन के अंदर हम मानते हैं। तो कंपनी क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन को पास करेंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए, जहाँ पर कंपनी का जो भी एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट में जाकर जो भी डिसीजन पास आउट होता है उसके बेस पर उसको वाइंडिंग अप करने का सोचते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल के आधार पर कंपनी का कमेंसमेंट वाइंडिंग अप किया जा रहा है। साथ ही इस बीच में कोई भी फ्रॉड या कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी फ्रॉड वाला केस हो जाता है, तो वहाँ पर वाइंडिंग अप के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए कंपनी के द्वारा, तभी एक सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक रेजोल्यूशन को पास करके कंपनी को वाइंडिंग अप किया जाता है। इसके बाद में दे रखा है कि अगर मान लो हो सकता है कि कोई अदर केस हो जाए जहाँ पर कंपनी के द्वारा जो वाइंडिंग अप किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो ये उस डेट से मानी जाएगी जिस डेट पर वाइंडिंग अप पेटिशन के लिए फाइल किया जाता है। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आते हैं, तो इस चीज़ को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कंपनी एक्ट 2013 के जो सेक्शन 272 के सब सेक्शन 5 है, इसके अकॉर्डिंग इसको निर्धारित किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कंपनी के द्वारा जब भी वाइंडिंग अप किया जाएगा तो उसके लिए पहले फाइल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा तो उसको ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी एक रूल रेगुलेशन, जो भी एक लीगली जो वर्क होता है उसको कंप्लीट करना होता है और साथ ही साथ फाइल करना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो भी फॉर्म दिया गया है, जो भी मैनर्स दिया गया है, उन सभी को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, उन जितने भी कंडीशन है उनको फिलफिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और भी बताया गया कि ये तो हो गया कंपनी की बात, कि कंपनी जब खुद से ही वाइंडिंग अप करना चाहते हैं। एक पॉइंट ये है कि सेक्शन 274 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति के रिक्वेस्ट पे भी वाइंडिंग अप को किया जा सकता है जिसने ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी एक शर्त होता है जो कि कंपनी से रिलेटेड होता है, अगर उसको फुलफिल किया है, उसने सारे रूल्स रेगुलेशन को सेटिस्फाइड किया, देन वो व्यक्ति भी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए एक तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है ट्रिब्यूनल के आगे। तो इनके द्वारा भी कंपनी का जो वाइंडिंग अप है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर जो भी एक वर्क रहता है, लीगली वर्क रहता है, उसको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है। और हो सकता है इन सिचुएशन कि कोई भी ऐसे क्राइसिस आ जाए या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ जाए, उस केस में जो ये ट्रिब्यूनल है ये इस अवधि को बढ़ा देते हैं। मतलब कि पहले तो 30 दिन के अंदर इन सारी चीज़ों को फुलफिल करना, जो भी फॉर्म एंड मैनर है जिनको फॉलो करना होता है, बट इन सिचुएशन में जब कोई भी क्राइसिस हो जाए या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो जाए तो उस केस में ये जो टाइम है इसको 30 दिन से ज़्यादा के टाइम के लिए भी दिया जाता है। मतलब कि जो टाइम है उसको 30 दिन के लिए ज़्यादा के लिए भी माना जाता है, मतलब एडिशनल ड्यूरेशन उनको दे दिया जाता है। और एक कंपनी एक्ट 2013 के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये किसी भी कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देते हैं, कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में, कि कंपनी के पास में कितनी ज़्यादा संपत्ति है, कितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है, इनके बारे में फुल डिटेल्स को प्रोवाइड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और साथ ही साथ ये जो स्टेटमेंट है इसको कंपनी का ब्लूप्रिंट मानते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटीज से मतलब हो, या किसी दूसरे ही इंफॉर्मेशन से ही क्यों ना रिलेटेड हो, इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इस वजह से जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसे कंपनी के ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये कंपनी के डायरेक्टर्स को एक आइडिया देता है जिसके थ्रू कंपनी के जो करंट स्टेटस है या करंट वैल्यू जो है कंपनी की, उसके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। किन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की वजह से। तो इस वजह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को इम्पोर्टेंट माना जाता है और कंपनी के ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कंपनी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में ये भी बताया गया है
साथ ही साथ इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी एक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये दूसरे कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो गए, पार्टीज हो गए जो कि कंपनी के साथ में रिलेट होते हैं, तो उनको ये सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से करते हैं, देखो जो स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है तो उसके बेस पर पता चल पाता है कि कंपनी की एक्चुअल में गुडविल कितनी है, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिसका हर एक पर्सन के लिए अलग अलग इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे क्रेडिटर्स देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी हमारे पेमेंट कर पाएंगे, शेयर होल्डर देखना चाहते हैं कि क्या हमारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना सही है, हमें सही रिटर्न्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि जो दूसरे भी ऐसे काफ़ी सारे पार्टीज हो सकते हैं जिनका अपना एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इन सभी को फुलफिल करने के लिए इस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है, इससे इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। साथ ही एक वैल्यू को भी डिफाइन करता है, जिससे ये पता चल पाता है कि इन केस अगर अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है तो उस कंडीशन में जो भी उनके एसेट्स है उनको बेचकर इतने अमाउंट्स को लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जिसके बेस पर ये पता चल सके जो भी उनके क्रेडिटर्स है, जो भी उनकी डेटर्स है, उनका टाइम पे एक पेमेंट को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या पेमेंट होने के बाद भी क्या अमाउंट बचता है। तो ये एक वैल्यू को भी पता चल पाता है, क्योंकि इस वैल्यू के बेस पर इस चीज़ को हम इमेजिन कर सकते हैं, कंपनी के द्वारा इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि क्या कंपनी सभी तरीके के पेमेंट्स को कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, साथ ही पेमेंट करने के बाद भी कोई अमाउंट बचता है कि नहीं बचता है। तो इन सभी को इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है इसको तैयार किया जाता है, बाद में से कंपनी के जो भी एक डेटर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनके द्वारा इसको बाद में जाके अप्रूव भी मिल जाता है, क्योंकि जब स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है तो वो सही है या नहीं सही है उसके लिए उसकी चेकिंग की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है, जिसके थ्रू शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, काफ़ी दूसरे सारे पर्सन भी होते हैं जो कि इसको अप्रूवल देते हैं कि हाँ जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी के अंदर। तो यहाँ तक की बात होगी हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़, काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है। तो इसको जब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है तो इसको प्रिपेयर भी तो सही तरीके से किया जाएगा। वन बाय वन किस तरीके से किया जाएगा अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इनकी एसेट्स है जिस पर कोई भी एक टैक्स नहीं है, जो भी इसके ऊपर कोई भी एक चार्जेस नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग कितने वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है, कितने अमाउंट को इसके अकॉर्डिंग हमें मिल सकता है, ये मिलने की एक उम्मीद है। तो इसके बेस पर सबसे पहले इसका पता किया जाता है, और इतना होने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट को कंसिडर किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि जो भी कॉल्स इन एरर होते हैं उसको तो हम इंक्लूड कर सकते हैं या किया जा सकता है, लेकिन जो अनकॉल्ड कैपिटल है, जो भी हो सकते हैं, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको एक नोट्स के तौर पर रख लेना कि जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम तैयार करते हैं तो वहाँ पर कॉल्स इन एरर को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है, इतना होने के बाद में सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया कि जो भी अमाउंट है जिसको हम एक्सपेक्टेड करेंगे कि हमारे एसेट्स के अकॉर्डिंग इसे रियलाइज़ किया जाता है, कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस एसेट से हमें इतने अमाउंट मिलेंगे, ये फिक्स चार्जेस के बेस पे मिलता है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं अमाउंट ड्यू टू कंसर्न क्रेडिटर्स हैव सच चार्जेस। तो इसके बेस पर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। इसके साथ में कोई भी जो अमाउंट एक्सपेक्टेड किया गया है, अगर वो जो रियलाइजेबल जो अमाउंट हमने एक्सपेक्ट किया था, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए क्लेम के, तो यहाँ पर इसको हम सरप्लस मानते हैं। अदरवाइज अगर मान लो इसके उल्टा हो जाता है, जहाँ पर एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है वो अगर ग्रेटर देन नहीं रहते हैं, क्लेम से वो लेस देन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम डेफिशिएट मानते हैं, मतलब कि कमी मानते हैं। और हो सकता है कि किसी केस के अंदर किसी अमाउंट का डेफिशिएट हो जाता है, कमी हो जाता है, अगर बाय चांस किसी केस के अंदर, तो जो भी एक अमाउंट है इसको हम अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स है उसका जो भी अमाउंट है उसमें उसको जोड़ दिया जाना चाहिए, मतलब कि ऐसा किया जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है।
इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि अगर जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट है जो कि आइटम नंबर 1 में बताया गया, अगर वो सरप्लस है या कोई भी आइटम जो 2 में बताया गया अगर वो अवेलेबल है क्रेडिटर्स के लिए, या अगर ऐसा नहीं है तो जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको कवरेड किया जाएगा एक स्पेसिफिक चार्जेस के अंदर जो कि आइटम नंबर 2 के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पर जो भी अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको कैलकुलेट करते टाइम पे हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है, या 3 बातों को इसके अकॉर्डिंग हमें करना है जो कि डिडक्टेड किया जाएगा इन द ऑर्डर में, मतलब कि ऑर्डर मीन्स को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दे रखा है जो भी इनका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है उनको रेट्स या टैक्सेस या सैलरी जो वेजेस है या किसी दूसरे पॉइंट भी ऐसा हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान में रखना है, मतलब इसको अमाउंट को कैलकुलेट करते टाइम पे इसे हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रखना है कि डिवेंचर के साथ में कोई भी एक फ्लोटिंग चार्जेस है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसे भी रखना है, और जो भी एक बैलेंस आएगा अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो इट मीन्स ये डेफिशिएंसी को बताएगा क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग, कि क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग ये आपकी डेफिशिएंसी को बताएगा। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है कि जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट है वो पेड अप कैपिटल है और उसके साथ में कोई भी एक शेयर्स का क्लासेस हो सकता है तो उसको हम ऐड करेंगे, साथ ही साथ रिजल्ट के तौर पर जो भी एक नंबर रहेगा वो मेंबर्स डेफिशिएंसी के तौर पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट को 1 बाय 1 दिखाया गया है जिसको हम एनक्लोज करेंगे विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लिस्ट नंबर 1 में जो ए है इसके अकॉर्डिंग बताया गया है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। इसका मतलब ये है कि एसेट्स को स्पेशली यहाँ पे इसके अंदर प्लेस नहीं किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड है जो एसेट्स है ए पॉइंट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर किसी भी संपत्ति को यहाँ पे गिरवी के तौर पर नहीं रखा जाएगा। इसके बाद में जो बी पॉइंट बताएगा कि विशेष रूप से मतलब कि एक स्पेशल रूप से कोई भी जो संपत्ति है जिसको हम गिरवी के तौर पर रखते हैं या पूरी तरीके से मतलब कि जो भी एसेट्स है या तो उनको फुल्ली हम एक गिरवी के तौर पर रख देते हैं सिक्योरिटी के बेस पे, या उसके हम आधे पार्ट को भी रख देते हैं एज अ लेनदार के लिए, जो भी हमारे क्रेडिटर्स है उसको एक सुरक्षा देने के लिए। अब इसके बाद जो सी पॉइंट दे रखा है इस लिस्ट में हम इन चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे, जैसे कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर जो भी टैक्सेस हो गए, सैलरीज हो गए, तो इन सारे पॉइंट्स को भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। डी पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो भी एक लिस्ट है जो कि डेटर्स होल्डर्स के बारे में है उनको सिक्योर किया जाएगा फ्लोटिंग चार्जेस के बेस पर। जो भी इनकी लिस्ट के अंदर आते हैं फ्लोटिंग चार्जेस तो उसको डिवेंचर होल्डर्स के लिए सिक्योरिटी के बेस पर रखेंगे, इसके बेस पे इसको सिक्योर किया जाएगा। जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसको हम लिस्ट ई में दिखाएंगे। लिस्ट एफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट बनेगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। जी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर लिस्ट रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। जो लिस्ट एच रहेगा वो दिखाएगा डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट को, और ये सारा आता है आपका कंपनी का जो रूल है 1959 के अकॉर्डिंग जो ये बताया गया है, तो यहाँ पर इसके अंदर इन सारे पॉइंट को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि कंपनी के अंदर जो भी कंडीशन रहता है उसको किसी न किसी एक्ट के अंदर माना जाता है, क्योंकि जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही इन सारे काम को फुलफिल किया जाता है, तो इन एक्ट्स का भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद में देखो इन सारे पॉइंट को डिफाइन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में दे रखा है कि जितने भी चीज़ों को अभी तक हमने इसको डिस्कस किया तो ये यहाँ पर 1 बाय 1 दिखाई देगा। तो ये लिस्ट ये एक फॉर्मेट है, इसको आप देख लेना। मैं आपकी ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो इसको SOL के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये NEP बेस्ड है, तो SOL के वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको आता है तो डाउनलोड कर लेना, अगर आपको नहीं आता है किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है तो इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक शॉर्ट्स वीडियो है 3 या 4 मिनट का होगा, वहाँ से आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से NEP बेस्ड सिलेबस को डाउनलोड किया जा सकता है, तो वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनके बारे में जो एक्ट है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं या कौन कौन से इसके अंदर रूल रेगुलेशन कंडीशन सारी चीज़ों को इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया गया है कि जो कंपनी, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो ये जो पॉइंट है ये आता है कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन है 326, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। और ये इस तरीके से बताते हैं कि एक कंपनी के जब भी वाइंडिंग अप किया जाता है तो उसके दौरान पे उस टाइम के दौरान पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि लेनदारों को एक सुरक्षा देता है। ये जो भी उनका एक चार्जेस है उसके लिए भुगतान किया जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी सारे इसके अगेंस्ट में मतलब कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाएगा तो कुछ एसेट्स को या किसी दूसरे तरीके से उनको एक सिक्योरिटी प्रदान किया जाएगा, एक सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि कंपनी के द्वारा जो भी एक केंद्र है उसमें जो भी उनका एक टैक्स है या जो भी इनके अंदर चार्जेस है
उन सभी को यहाँ पर एक जो राज्य सरकार है या जो दूसरे एक स्थानीय जो प्राधिकारी होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस डेट पे या उस डेट से पहले ठीक 12 महीने के अंदर ही अंदर इस चीज़ को ड्यू कर दिया गया होगा या नहीं भी किया गया होगा तो इसको हम मान लेंगे कि इसको ड्यू कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है कि कंपनी के द्वारा जो भी उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया है इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो भी इनके कर्मचारी है, जो भी इनके अंदर काम करने वाले व्यक्ति है, उन सभी को जो भी उनका सैलरीज है या जो भी उनका मजदूरी का जो भी एक अमाउंट बनता है वो उनकी काम पर ड्यू माना जाएगा। या जो भी उनका एक सैलरीज है उसको पूरी तरीके से या उसका एक हाफ पार्ट को भी आंशिक रूप से भी उनको 12 महीने के अंदर या 12 महीने के भीतर 4 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इस अवधि के अंदर ही अंदर उनको ड्यू करना पड़ेगा। मतलब कि अगर नहीं किया गया है तो उसको करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है, ये जो रूल है ये लागू होगा इस एक्ट के तहत, जो कि देय राशि जो उनका एक अमाउंट है वो 20,000 से अधिक का नहीं होना चाहिए। कि मतलब कि उनका जो अमाउंट है, जो भी उनका पेबल होना चाहिए, सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, तो 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस टाइम पीरियड के अंदर ड्यू हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो भी इनके मेंबर्स है जिसको पेमेंट किया जाना है तो उनके जो भी उनका एक पारिश्रमिक है, जो भी उनका एक पेमेंट है एम्प्लॉयमेंट का, तो वो उनके कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले या कंपनी का जो वाइंडिंग अप किया जाएगा तो उससे पहले ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई अगर हॉलीडे बीच में आ रहा है तो उससे पहले ही जो भी इनका एक पेमेंट है उसको कंपनी के द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि उनके डेजोलेशन ऑफ द कंपनी से पहले होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग है कि कंपनी का जब तक वॉलंटरी वाइंडिंग अप नहीं किया जाता है तो उससे पहले कंपनी का हो सकता है पर्पस रिकंस्ट्रक्शन का या अमलगमेशन का किसी दूसरे कंपनी के साथ में। तो इस जो ये टाइम है, मतलब जहाँ पर कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या अमलगमेशन कर सकते हैं, तो इससे पहले जो भी एक अमाउंट ड्यू होता है जो कि आपके रिस्पेक्ट में रहेगा, कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द कंपनी, तो ऐसा कोई भी जो पेमेंट है इनके रिस्पेक्ट में जो भी बचता है तो यहाँ पर कंपनी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग ये दूसरे जो लॉ है जो कि इस तरीके के डेफिनेशन को देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी को सारे पेमेंट को फुलफिल करने इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही, और ये 12 मंथ भी माना जाता है कि इमीडिएटली इससे पहले और पहले, मतलब कि रिलेवेंट डेट से पहले जब 12 मंथ हो जाएगा तो उससे पहले कंपनी को इन सारे पेमेंट्स का ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन या वाइंडिंग अप इन सब को आगे जाके कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो कोई जो अमाउंट है जो कि ड्यू होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनसेशन के अकॉर्डिंग, या कोई भी लाइबिलिटीज़ है किसी व्यक्ति को ऊपर, जैसे कि जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कोई व्यक्ति आते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है या कोई भी उनका ऐसा डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कर्मचारी आते हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं, तो उनका एक जो मुआवजा बनता है तो उसको कंपनी का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो भी इनका एक अमाउंट बनता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर ऐसे एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद में 6th पॉइंट है, जो भी आपका जितने भी सम बनते हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो पेंशन फंड हो, चाहे वो ग्रेटिट्यूड फंड हो या किसी भी तरीके से दूसरे फंड हो, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट फंड भी हो सकते हैं, तो इस तरीके का अगर कोई भी फंड है तो कर्मचारी के द्वारा इनको भी ड्यू करना पड़ेगा। जो भी एक अमाउंट है उनको हम ड्यू करें, एक टाइम पीरियड से पहले इनके पेमेंट का भी ध्यान में रखना है। साथ ही उन सभी कॉस्ट का भी हमें ध्यान में रखना जो कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मान लो कई बार कैसा हो जाता है कि जब कंपनी के द्वारा सारे काम को कंप्लीट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो इस दौरान काफ़ी सारे कॉस्ट जनरेट होते हैं जो कि सेक्शन 231 से लेकर सेक्शन 116 के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो इन अमाउंट्स को भी पेबल करना है कंपनी के द्वारा। और ये जितने भी रूल्स अभी तक मैंने आपको डिफाइन किया, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सो ये सारे पॉइंट जो है आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन सबको आपको एक रिवीजन के तौर पर बताऊं तो ये सारे पॉइंट है जो कि कंपनी के प्रेफरेंशियल क्राइटेरियस के अंदर आते हैं। प्रेफरेंशियल क्राइटेरियस का मतलब ये है कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप करते हैं, चाहे अमलगमेशन करे, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है कंपनी को बंद करने का है या किसी दूसरा पर्पस का भी, तो वहाँ पर कंपनी को इन सारे लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, इन सभी का ध्यान में रखना है कि इनके पेमेंट को किया जाना चाहिए, तभी कंपनी आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इस वजह से इनको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्राइटेरियस, कि ये जो लेनदार है, मतलब लेनदार के अंदर
ही आते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हमें इन सभी को पेमेंट करना होता है। तो ये सारे आ जाते हैं प्रेफरेंशियल के अंदर, क्योंकि इसका नाम ही है प्री। प्री का मतलब क्या हो जाता है, पहले। तो इन सभी क्रेडिटर्स को सबसे पहले हमें पेमेंट किया जाना है किसी भी कंपनी के द्वारा। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। हर पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफाइन किया गया है, किससे सबसे पहले पेमेंट किया जाना है, किससे किस तरीके से किया जाना है। तो इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इन सारे पेमेंट्स का ध्यान में रखा जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेफिशिएंसी अकाउंट। सो डेफिशिएंसी अकाउंट जो है, इस अकाउंट को इम्पोर्टेंट माना जाता है काफ़ी, क्योंकि ये एक तरीके से बिटवीन है लास्ट सेट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स के बीच में और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, दोनों के बीच में जो एक मैनेजमेंट का काम करते हैं, या किसी न किसी तरीके से दोनों के बीच में रह के काम को कंप्लीट करते हैं, अकाउंट्स को कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो ये कहलाता है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो इसे हम एक तरीके से मानते हैं कि बिटवीन रहता है लास्ट सेट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स के बीच में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू इसके बात करें, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेट ऑफ पब्लिश्ड अकाउंट के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर कोई जो एसेट्स है या कोई भी जो लाइबिलिटीज़ है वो प्लस कैपिटल है इसके अंदर, या हो सकते हैं कोई भी जो रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, तो इन सभी को इसके अंदर हम दिखाएंगे। साथ में जो डेफिशिएंसी अकाउंट है ये एक्सप्लेन करते हैं एवरी आइटम्स को, जो कि इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं किसी भी रिजर्व के अंदर, किसी भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज के अंदर। साथ ही साथ इसके बेस पर अगर हम रिजल्टिंग के बेस पे बात करें, तो जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो बताते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर कमी हुई है, या किस तरीके से जो सरप्लस है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हुआ है। तो ये सारे चीज़ को जो डिफाइन करते हैं वो बताते हैं सरप्लस अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट के थ्रू। क्योंकि जैसे कि इससे पहले की क्लासेस में आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पर जो भी एक कमी रहता है जिसे राइट ऑफ के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, तो उस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में ऐसे कई तरीके के अमाउंट है जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से उसको ट्रांसफ़र किया गया हो, चाहे वो पब्लिक अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया, तो कहीं ना कहीं से किसी भी दूसरे अकाउंट से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट में। इस वजह से जो डेफिशिएंसी अकाउंट है इसको हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और बिटवीन मानते हैं दोनों अकाउंट्स के बीच में। इसके बाद में बात करें, अगर डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो डिवाइडेड हो जाते हैं दो पार्ट्स के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जितने भी अंडर राइटिंग या जो भी डेफिशिएट है, जो भी डिक्रीजिंग है, इनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं सरप्लस को। यही दूसरी जगह अगर हम इसके दूसरे पार्ट्स की बात करें, तो ये डिस्प्ले करते हैं उन सभी मैटर्स को जो कि डिक्रीजिंग करते हैं, डेफिशिएट करते हैं या फंडिंग करते हैं किसी न किसी तरीके से सरप्लस के अंदर। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि डेफिशिएंसी अकाउंट है क्या और ये किस तरीके से जरूरी रहता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो नीचे दिखाई दे रहा है फॉर्मेट ऑफ डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट में। इसमें दिखाया गया कि किस किस तरीके से डेफिशिएंसी अकाउंट में हम दिखाते हैं, कौन से ऐसे अमाउंट है जो कि इंक्रीज करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट को, और कौन से ऐसे अमाउंट है जो कि डिक्रीज करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट को। तो अब इस फॉर्मेट को भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखो, जो इंक्रीज करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट को, तो कौन कौन से आइटम है। सबसे पहले है कैपिटल या लाइबिलिटीज, जो कि एक्सेस रहते हैं एसेट्स के ऊपर। मतलब कि जो भी एसेट्स है, अगर उस कंडीशन में कैपिटल और लाइबिलिटीज जो है वो एक्सेस हो जाते हैं बैलेंस शीट में, तो इस अमाउंट को दिखाएंगे हम डेफिशिएंसी अकाउंट में इंक्रीजमेंट के तौर पर। हो सकता है कि जो भी डिक्लेयर किया गया है नेट डिविडेंड को या बोनस को किसी टाइम पीरियड के लिए, जो कि डेफिशिएंसी अकाउंट को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है कि नेट ट्रेडिंग लॉसेज है किसी टाइम पीरियड के लिए, जो कि चार्जेस किया जाता है डेप्रिसिएशन के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, या इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई लॉसेज हो गया ट्रेडिंग लॉसेज के अंदर, जिसे राइट ऑफ किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है बुक्स के ऊपर, जो कि टाइम पीरियड किसी न किसी टाइम पीरियड के अंदर इस चीज़ को मानते हैं। जो भी एक एस्टिमेटेड लॉसेज हुआ है जिसको हम राइट ऑफ करेंगे। साथ ही साथ में जो प्रोविज़न के लिए बनाया जाता है, जिसके थ्रू स्टेटमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो प्रोविज़न है इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 6 पॉइंट, या इसके अलावा भी कुछ दूसरे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि 5 पॉइंट तो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से ऐसे दूसरे पॉइंट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो कि डेफिशिएंसी अकाउंट में आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि इसको इंक्रीजमेंट का काम करते हैं। तो ये हो गया इंक्रीजमेंट का। अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि डेफिशिएंसी अकाउंट को डिक्रीजिंग के रूप में इसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एसेट्स का अगर एक्सेस हो जाए। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे क्या था,
कि कैपिटल और लाइबिलिटीज एक्सेस है इन द ओवर ऑफ एसेट्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एसेट्स है ये एक्सेस है कैपिटल और लाइबिलिटीज के ऊपर में। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट है किसी टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि जो इंक्रीजिंग है उसके अगर हम अपोजिट बात करेंगे तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सेम वही सारे पॉइंट है, बस यहाँ पर अपोजिट हो गया। जहाँ पर वहाँ पे प्रॉफिट था यहाँ पर लॉस दिखाएंगे, यहाँ पर लॉस है तो वहाँ पे प्रॉफिट दिखाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड इनकम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फॉर अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कोई दूसरे पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूड किए जा सकते हैं, अदर आइटम भी आ सकते हैं जो कि रिड्यूसिंग का काम करेंगे, डेफिशिएट का काम करेंगे। उसके बाद में लास्ट में इस तरीके से डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, और ये आता है कंपनी का जो रूल है 1959, इसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आज की इस क्लास में हमारा जो सिलेबस था, जो टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। तो फीडबैक के तौर पर ज़रूर से बताना आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर था, इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शन को बार बार डिफाइन किया गया था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट फिर भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रह गया, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, या किसी दूसरे ही पॉइंट को आप क्यों ना पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कोई सजेशन हो तो उसे भी ज़रूर से शेयर करना। अगर सब कुछ ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।